स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है पद्मा अवार्ड के बारे में। एक्टर धर्मेंद्र को जो पद्मा अवार्ड अनाउंस किया गया था, अब उनकी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा उसको रिसीव किया गया है। हमारी यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको इन पद्मा अवार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे जो सिविलियन अवार्ड्स का जो कैटेगरी है उसमें आया करते हैं। 3 वेज के थ्रू इनको दिया जाता है। पद्म श्री है, पद्म भूषण है और पद्म विभूषण है। जो हमारी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो तो भारत रत्न है। वो भी आप देखिए इन्हीं के साथ में अनाउंस है वो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि कौन पर्सन है जो एलिजिबल हुआ करते हैं पद्मा अवार्ड के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि एवरी जो पर्सन है वो यहाँ पे एलिजिबल है, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या फॉरेनर। यहाँ पे जो पर्सन है वो भी एलिजिबल है। कोई पर्सन अगर एनआरआई है तो वो भी एलिजिबल है पद्मा अवार्ड के रिगार्डिंग में। या आप देखिए कि उनके पास में पीआईओ का जो कार्ड है वो भी एलिजिबल है। सेकंड, यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हुआ करते हैं क्या पद्मा अवार्ड के लिए। तो आप देखिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अलाउ नहीं किया गया है। बट इसके अंदर में 2 कैटेगरी है, उनको यहाँ पे एक्सेप्शन है वो प्रोवाइड किया गया है। अगर कोई पर्सन है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, एज ए डॉक्टर के रूप से वर्क को कैरी आउट करता है, तो उनको एलिजिबल है पद्मा अवार्ड को अनाउंस करना ड्यूरिंग द सर्विस के दौरान में। अगर कोई पर्सन साइंटिस्ट है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। आप देखिए कि ड्यूरिंग द सर्विस के दौरान में ही उनको पद्मा अवार्ड है वो दिया जाए। गवर्नमेंट सर्वेंट है वो रिटायर के बाद में उनको अनाउंस किए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए रिसेंटली जब अवार्ड अनाउंस हुए थे, एक आईपीएस हैं के विजय कुमार, काफ़ी फेमस आईपीएस ऑफिसर हैं के विजय कुमार सर। आप देखिए कि जिन्होंने कि ऑपरेशन कुकून को कैरी आउट किया था, वीरप्पन को जो एलिमिनेट है वो किया था। वीरप्पन बेसिकली एक चंदन तस्कर हुआ करता था सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, और काफ़ी सारे स्टेट्स के एरिया के अंदर में ऑपरेट किया करते थे। एक स्टेट के अंदर में उन्होंने कुछ एक्शन को कैरी आउट किया और दूसरे स्टेट के लिए वो चले जाते थे। फिर अब स्टेट्स ने मिलकर एक जॉइंट कमेटी है, जॉइंट जो वहाँ पे टीम है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। और 2003-4 के समय में आईपीएस के विजय कुमार का लीडरशिप के अंदर में उनको एलिमिनेट है वो किया गया था। तो उनको आप देखिए कि अभी रिसेंटली पद्म श्री है वो अनाउंस हुआ था, रिटायरमेंट के काफ़ी ईयर्स के बाद में उनको ये अनाउंस है वो हुआ है। तो ये पद्मा अवार्ड के बारे में हमने देखा। क्या स्टूडेंट्स, इनको कोई भी पर्सन अपने नेम के साथ में, नेम के आगे या पीछे कहीं यूज कर सकता है क्या इन अवार्ड्स को। तो बेसिकली आर्टिकल 18 है जो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में मेंशन करता है, जो आपका राइट टू इक्वलिटी है उसी के अंदर में आर्टिकल जो 14 आया करता है एफआर के अंडर में, तो वो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स को मेंशन करता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक स्पेशल केस भी है जो पद्मा अवार्ड को अपने नाम के साथ में यूज ना किया जाए, उसको ये मेंशन किया था। बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। केस का नाम क्या है? बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इसमें बोला गया कि जो पद्मा अवार्ड हैं, जो भारत रत्न है, उसको आप नेम के साथ में यूज है वो नहीं कर सकते हो। एलिजिबिलिटी के बारे में देखा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो एक्सेप्शनल है उसके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्या कभी इन अवार्ड्स को जो कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, क्या हमारे इंडिपेंडेंस के साथ में ही ये अवार्ड है वो इस्टेब्लिशमेंट में आए थे क्या? तो स्टूडेंट्स 1947 के समय में ये अवार्ड है वो इस्टेब्लिशमेंट में नहीं आए थे। अवार्ड्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1954 के समय में। कब किया गया था? 1954 के समय में। क्या कंटिन्यूस इन अवार्ड्स को दिया जाता है एनुअल बेसिस के ऊपर में? तो आप देखिए कि एनुअल बेसिस के ऊपर में एवरी ईयर इनको अनाउंस है वो किया जाता है। जो भी पर्सन एवरी जो फील्ड है उनको कवर किया गया है, कोई सोशल वेलफेयर के लिए बेटर वर्क किया हो, किसी ने अपना जो सर्विस है उसके अंदर में बेटर वर्क किया हो, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड का एनुअल बेसिस के ऊपर अनाउंसमेंट है वो हुआ करता है। स्पेशली रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है उससे पहले आप देखिए कि इनको अनाउंस है वो किया जाता है। क्या कोई ऐसा भी ईयर रहा है जब ये अनाउंस नहीं हुए हों? तो 78 का जो समय था, 1978 का समय है जब इन अवार्ड्स को अनाउंस नहीं किया गया था। फिर 79 के समय भी नहीं किया गया था जब जनता गवर्नमेंट है वो हुआ करती थी। फिर आप देखिए कि 93 से लेकर 97 का वो समय है जब भी पद्मा अवार्ड हैं वो अनाउंस है वो नहीं हुए थे। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2021 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर में, और उसमें एक स्टेटमेंट ये पूछ लिया गया था कि जो पद्मा अवार्ड हैं किस ईयर के अंदर में अनाउंस हैं वो नहीं हुए हैं, क्या ये कंटिन्यूस रहे हैं या कभी इनके अंदर में ब्रेक रहा, कभी इनको अनाउंस है वो नहीं किया गया। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने एक्टर धर्मेंद्र के बारे में रीड किया
क्या स्टूडेंट्स इन अवार्ड्स को डेथ के बाद में भी अनाउंस किया जाता है? क्या डेथ के बाद में भी किसी पर्सन को दिए जा सकते हैं क्या अवार्ड? नॉर्मल सिचुएशन में तो डेथ के बाद में नहीं दिए जाते हैं, बट एक्टर धर्मेंद्र या कोई अदर पर्सनैलिटी हैं जिनका एक्सेप्शनल वे में जो कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी के अंदर में, एक्टर धर्मेंद्र ने जैसे कि मूवी इंडस्ट्री में कितना लार्जर वे के अंदर में कंट्रीब्यूट किया है, फिर वो पब्लिक लाइफ का भी पार्ट रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी लार्जर नंबर्स के अंदर में है, तो उसको देखते हुए उनको ये अवार्ड है उसको अनाउंस किया गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखा। अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने इसमें क्या चेंज किए हैं? रिसेंट गवर्नमेंट ने चेंज ये किए हैं कि पर्सन का जो नॉमिनेशन है, किसी नॉर्मल पर्सन का भी नॉमिनेशन किया जा सकता है, कोई भी पर्सन यहाँ पे नॉमिनेशन का जो जो प्रोसेस हुआ करता है उसको फाइल कर सकता है। नेक्स्ट आप देखिए कि जिम खाना क्लब के बारे में है। जिम खाना क्लब बेसिकली दिल्ली के अंदर में, दिल्ली का जो लुटियंस दिल्ली का जो सेंट्रल पार्ट ऑफ दिल्ली का एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो अब उसके रिगार्डिंग में कुछ ऑर्डर्स इश्यू किए थे गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट के लिए जो लोग हैं वो गए हैं। एक आपको क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एक आप देखिए कि कोई भी एरिया है जो 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं दिल्ली के अंदर में, 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके रिगार्डिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले सकता है। जैसे कि दिल्ली का जो पुलिस है वो सेंट्रल का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके डोमेन में आता है, पब्लिक ऑर्डर है, और ज़मीन है वहाँ का जो लैंड है, तो लैंड का ही कैटेगरी में ये आया करते हैं। कभी आप देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर में उनको ऑफिस का जो ज़मीन है वो अलोकेट होता है, दिल्ली के अंदर में ऑफिस का ज़मीन अलोकेट होता है। तो ये जो न्यूज़ हुआ करती है ये बेसिकली आप देखिए कि कौन सा मिनिस्ट्री इसको डोमेन करेगा, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, क्योंकि जो लैंड जो है दिल्ली के अंदर में, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट तो नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ का जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उनके डोमेन में नहीं आया करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तमिलनाडु के बारे में है, हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, बट आप देखिए कि जो जिन लोगों ने टीवी को सपोर्ट दिया था अदर पॉलिटिकल पार्टी से थे, उन्होंने यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है अब रिसेंटली, वहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर में उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया था मेजॉरिटी को गेन करने के दौरान में, और अब इन्होंने जो रेजिग्नेशन है उसको सबमिट किया है। हो सकता है कि उनके सीट के ऊपर में जल्दी इलेक्शन होंगे, और जो जो अपोजिशन का जो पार्टीज हैं ये इस कंप्लीट प्रोसेस को हॉर्स ट्रेडिंग के रूप से देखते हैं। एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बस आपको 10th शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे एंटी डिफेक्शन की रिगार्डिंग में है, बट यहाँ तो एंटी डिफेक्शन का भी प्रोसेस नहीं है। एंटी पार्टी एक्टिविटी आप देख सकते हो कि अगर उन्होंने वोटिंग किया, पार्टी ने कोई व्हिप इश्यू किया हो, पार्टी के अगेंस्ट में जाके वोटिंग किया हो, तो वो एंटी पार्टी एक्टिविटी है। यहाँ उन्होंने रेजिग्नेशन को सबमिट कर दिया है, और रेजिग्नेशन को सबमिट किया है, डेट मीन्स कि उनके रिगार्डिंग में इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन के अंदर में वो किसी भी पार्टी से जीत के आए, जो पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं उसके सिंबल के ऊपर जीत के आए या किसी अदर सिंबल के ऊपर में। और आपको क्या पता होना चाहिए, अनएथिकल मैनर में जो फ्लोर का जो क्रॉस करना है, कि जिस पार्टी के सिंबल के ऊपर में आप इलेक्ट हुए हो और उस पार्टी को आप फ्लोर के ऊपर में वैकेट करते हुए अदर पार्टी से मर्ज कर जाते हो, तो उस समय आपके ऊपर में जो एंटी डिफेक्शन है वो वहाँ पे अप्लाई होगा। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, जो यहाँ पे गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं, उनको इजराइल के साथ में अपना इंगेजमेंट है उसको कैरी आउट करना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हो या कोई ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इंगेजमेंट हो। 2020 के समय में आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव भी लाया गया था। इनिशिएटिव का नाम था अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड का अल्टीमेट पर्पज़ है वो क्या था? अल्टीमेट पर्पज़ यही था कि जो गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं वो इजराइल के साथ में अपना जो रिलेशन है उसको कैरी आउट करेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन को मेंटेन करेंगे। इनिशियली आप देखिए कि कुछ कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन भी किया था, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अलावा बहरीन नाम का जो कंट्री है, बहरीन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, फिर सूडान ज्वाइन करता है, फिर मोरक्को इसको ज्वाइन करता है। तो इनिशियली कुछ कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन भी किया था जिन्होंने इजराइल के साथ में अपने रिलेशंस को सेटअप किया। अब देखिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात रिसेंटली ओपेक से भी एग्जिट किया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ का है, क्योंकि उन्होंने ओपेक को कहा था कि उनका जो ट्रेड का जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उस पर लिमिटेशन लगाता है ओपेक, और उसमें सऊदी का डोमिनेशन है। अब यूएई और सऊदी का भी कुछ कन्फ्लिक्ट है पिछले कुछ 4 to 5 मंथ से, जैसे
यमन के वहाँ पे कुछ एरिया को कैप्चर करने के रिगार्डिंग में बोथ का जो फोर्सेज में कन्फ्लिक्ट रहा था। यमन जहाँ पे होती रेबल ग्रुप हैं जिनका डोमिनेशन है, बट कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ पे गल्फ की जो पावर्स हैं वो अपने कंट्रोल के रूप से रखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यूएई एंड सऊदी का जो डिफरेंसेज हैं उनके बारे में देखा। जब यूनाइटेड अरब अमीरात ने अब्राहम अकॉर्ड को रिकॉग्नाइज किया था, इजराइल के साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सेटअप करने के लिए कहा था, तो आप देखिए कि इन्होंने एक I2U2 इनिशिएटिव में भी पार्टिसिपेट किया था। इंडिया, इजराइल, यूएस एंड यूनाइटेड अरब अमीरात एक क्वाड्रिलेटरल काइंड ऑफ ग्रुप है, 4 कंट्रीज का ये ग्रुप है जो कि जिसमें डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, गल्फ का जो रीजन के इश्यूज हैं उन सभी के बारे में डिस्कस हैं वो किया करते हैं। अभी रिसेंटली जो जो इजराइल के जो लीडर हैं उनका एक स्टेटमेंट था कि इस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में वो यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे गए थे, कन्फ्लिक्ट जब चल रहा था वेस्ट एशिया में, जिसको यूएई ने डिक्लाइन किया था कि वो कोई भी इस तरीके से हाइडिंग वे के अंदर में जो इंगेजमेंट है वो नहीं करते हैं। बट उनका स्टेटमेंट आया था कुछ दिनों पहले, वो शो करता है कि यूएई का रिलेशन डेट इजराइल के साथ में काफ़ी बेटर वेज के अंदर में है। यहाँ पे मोर इंगेजमेंट के बारे में कहा गया, जिसमें पाकिस्तान को, कतर को, इजिप्ट है, टर्की है, जॉर्डन है, उनको भी इजराइल के साथ में अपना रिलेशन सेटअप करना चाहिए, डेट इज डिप्लोमेटिक वे में इंगेजमेंट बढ़ सके। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, लिंचिंग का एक केस आया था केरल में 2018-19 के समय में। अब आप देखिए को लिंचिंग का जो केस है उसके अंदर में जो फर्स्ट अक्यूज्ड पर्सन थे उनको हाई कोर्ट ने एक्विट किया है और कुछ लोगों को पनिशमेंट है वो दिया गया है। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जब भी लिंचिंग के बारे में मेंशन किया जाता है, तहसीन पूनावाला एक केस है, तहसीन पूनावाला केस के अंदर में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन इश्यू किया था कि कैसे जो मोब लिंचिंग है कि जनता के द्वारा लिंच कर दिया जाए किसी पर्सन को, ये मोब लिंचिंग है उसको हमें डील करना है, चाहे हमारी पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको कैसे डील करना है। पब्लिक के अंदर में कोई रूमर है जो पैनिक ना क्रिएट करे, सडनली पैनिक क्रिएट करता है, कोई वहाँ पे सस्पिशियस वेज हैं, तो इसके रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस हैं वो इशू किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ने। केस का नाम क्या है, तहसीन पूनावाला केस है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, लाइटनिंग के बारे में है। आप देखिए कि एनसीआरबी का जो डाटा है वो बताता है कि लास्ट 50 ईयर्स के दौरान में 1 लाख के आसपास जो डेथ हैं वो लाइटनिंग की वजह से हुए हैं। फिर यहाँ पे लास्ट 20 ईयर्स का जो डाटा है उसको फिर से एनालाइज किया जाए तो ओवर द ईयर्स हमारे यहाँ पे लाइटनिंग की वजह से जो डेथ हैं वो इंक्रीज होने लगी हैं। अभी लाइटनिंग का तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे पहले लाइटनिंग हुआ करती थी उससे लार्जर वेज में अब आपको मानसून के समय में जब भी बारिश होती है जब आपको ये देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स क्या रीजन होता है डेथ का, डेथ का रीजन एक तो आप देखिए कि एग्रीकल्चर का एरिया है वहाँ पे लार्जर वे में हुआ करती है, क्योंकि काफ़ी बार एग्रीकल्चर जो खेत के अंदर ही काम करते हुए जो लोग हैं, बारिश आया तो पेड़ के या कोई भी वहाँ पे ट्री है, ट्री के पास में चले जाएंगे अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। बट आप देखिए कि जो ट्री है जो कि डायरेक्ट ग्राउंड के साथ में कॉन्टैक्ट के अंदर में है तो जो लाइटनिंग वहाँ पे गिर सकता है, जो लाइटनिंग वहाँ पे आ सकता है। इसी वजह से जो बेसिक गाइडलाइंस है कि हाउस के अंदर में जाना चाहिए, ऐसा हाउस ना हो कि वहाँ पे जो ओल्ड डैमेज हाउस हो जिसके ऊपर में गिर सकता हो लाइट वहाँ पे। क्या स्टूडेंट्स लाइटनिंग का ये जो इंसिडेंट है जिसको कि हम यहाँ पे डिजास्टर का कैटेगरी में काउंट करते हैं क्या? कभी ये क्वेश्चन है जो पार्लियामेंट के अंदर में पूछा गया था कि लोगों को कंपनसेट किया जाए लाइटनिंग का जो डिजास्टर हुआ है, तो डिजास्टर के रिगार्डिंग में रेस्पॉन्ड करते हुए कहा गया कि डिजास्टर का कैटेगरी के अंदर में लाइटनिंग है वो नहीं आया करता है। तो क्या करने का ज़रूरत है, एक तो आईएमडी का जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना चाहिए। इलेक्ट्रिक जो वायर्स हैं जैसे कि आप डायरेक्टली उस समय आप देखिए कि फ़ोन को यूज करते हो चार्ज करते हुए तो वो भी इम्पेक्ट कर सकता है। अगर जो 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 ट्रांसमिशन लाइन है, जो पावर लाइन है उसके ऊपर में अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है तो डायरेक्टली वो आपका जो जो भी आपका डिवाइस है उस तक उसका जो मूवमेंट रहेगा और वो आपको इम्पेक्ट कर सकता है डिवाइस को, वो जो पर्सन है उसको भी काफ़ी बार इम्पैक्ट है वो होता है। तो ये बेसिक लाइटनिंग के बारे में हमने देखा। जो गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, प्रॉपर जो अपने आप को कवर है वो किया जाए, किसी हाउस के अंडर में जाया जाए उस दौरान के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया यूएस के जो टाइज हैं और क्वेड का जो क्या यहाँ पे एजेंडा रहेगा, क्वेड का जो मिनिस्टर्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स का जो मीटिंग है उसके दौरान में डिसाइड किया जाएगा। आज इनका मीटिंग है यहाँ पे। जो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हुए हैं वो बेसिकली आगरा के लिए भी गए थे, आगरा के वहाँ पे ताजमहल को विजिट किया गया उनके द्वारा। और आमेर जो कि राजस्थान के अंदर में है, राजस्थान जयपुर के पास में है, आमेर का जो फोर्ट है वहाँ पे भी विजिट किया गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे आगरा है और यहाँ पे जयपुर है।
तो इस तरीके से आपको एक ट्राइलेटरल मिलता है, इसको एक ट्राइलेटरल बोला करते हैं। जैसे उड़ीसा में आपने बुद्धिज्म के बारे में देखा होगा कि 3 केव्स हैं, वहाँ पे कुछ केव्स हैं जिनको कि ट्राइलेटरल ऑफ बुद्धिज्म के रूप से कंसिडर किया जाता है। 3 जो केव्स का वहाँ पे जो ट्राइलेटरल है। नेक्स्ट हमारा जो मोबाइल का जो मार्केट है उसके बारे में है। मोबाइल मार्केट के अंदर में आप देखिए कि जो मेमोरी चिप है, मेमोरी चिप का शॉर्टेज हुआ है तो उनका प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो मेमफ्लेशन के नाम से इसका जो नेमिंग है वो दिया गया है कि जो मेमोरी चिप है उसमें शॉर्टेज होना, हमारा जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, मोबाइल मार्केट का जो सेक्टर है उसके अंदर में सप्लाई में जो डिस्टरबेंस हुआ जो कि यहाँ इसको इम्पैक्ट वो करता है। तो इंडिया का जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो मार्केट है, मेमोरी चिप का यहाँ पे सप्लाई ना होने की वजह से उसको हिट है वो हुआ है। फिर आप देखिए रिसेंटली जो यहाँ पे अभी जो डाटाज आए थे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू में, जिसमें बताया गया था कि जो फर्टिलिटी रेट है उसमें डिक्लाइन हुआ है, बर्थ रेट है वो भी क्रूड जो बर्थ रेट है वो कम नंबर्स के अंदर में है, और डेथ रेट का भी जो डिक्लाइन है वो बताता है बेसिकली ये जो SRS के जो डाटाज हैं। अब इसमें सीनियर सिटीजन्स के बारे में है कि ओवर द ईयर्स हमारा सीनियर सिटीजन्स का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करेगा। तो सीनियरिटी अगर इंक्रीज करेगा, जो अभी 10 पॉइंट कुछ परसेंटेज है, तो ये आगे इंक्रीज करके जब 20% पहुँचेगा 2040 के समय में, तो उस समय हमें कैसे प्रिपेयर होने का ज़रूरत है, कैसे हमें एजिंग पॉपुलेशन को डील करना है मीन्स कि इनको सपोर्ट का ज़रूरत रहेगा, मेडिकल सपोर्ट का भी ज़रूरत है, अदर सपोर्ट्स का भी ज़रूरत रहेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट का भी ज़रूरत रहेगा। तो गवर्नमेंट को उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर है वो करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। और GS पेपर 1 के अंदर में आप इस पॉइंट को यूज भी कर सकते हो कि कैसे हमें मेडिकल सपोर्ट का ज़रूरत है वो रहेगा। हमारा जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वयोश्री योजना है वो चलाया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, और भी सोशल सिक्योरिटी के लिए भी इनिशिएटिव्स रहे हैं, पेंशन का जो इनिशिएटिव है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, जिसके अंदर में आप देखिए कि जो हमारे पोप हैं, पोप के द्वारा अपोलोजाइज किया गया है जो स्लेवरी के रिगार्डिंग में जो स्टेटमेंट था उसके पर्सपेक्टिव से, स्लेवरी के रिगार्डिंग में जो स्टेटमेंट था उसके लिए उन्होंने अपोलोजाइज है वो किया है। टर्की के रिगार्डिंग में है, टर्की के वहाँ पे जो कुर्दिश जो पर्सन है उनका एक लीडर हुआ करते हैं, तो उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट है वो दिया गया है। कुर्दिश लोगों के बारे में जब भी मेंशन किया जाए तो लार्जेस्ट एक स्टेटलेस कम्युनिटी है, कि इनका स्टेट नहीं है, इनका कंट्री नहीं है, अलग अलग कंट्री में डिवाइडेड हैं, कुछ पार्ट इनका टर्की में आता है, कुछ सीरिया में आता है, कुछ इराक में है, कुछ ईरान में भी ये प्रेजेंस हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स कुर्दिश वो लोग हैं जो कि लार्जेस्ट एक स्टेटलेस कम्युनिटी है। ट्रीटी ऑफ सिविर, ट्रीटी ऑफ लुसाने वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में ट्रीटी ऑफ सिविर हुआ था, जिसमें इनको कहा गया था कि इनका अपना एक कंट्री है वो बनाया जाएगा, बट ट्रीटी ऑफ लुसाने के थ्रू अलग अलग कंट्रीज को एरिया डिवाइड है वो कर दिया गया। तो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के फर्स्ट के समय में इनका जो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड होते हैं, और आज भी इनका डिमांड है कि इनको अपना जो स्टेटहुड है वो प्रोवाइड किया जाए, कुर्दिस्तान है उसको बनाया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल का स्ट्राइक के बारे में है, गजा के वहाँ पे 6 ईयर ओल्ड गर्ल हैं उनका डेथ हुआ है, तो उसके बारे में मेंशन किया गया। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेंशन है वो पाकिस्तान के बारे में है। पाकिस्तान के अंदर में जो ट्रेन स्टेशन के वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसको क्लेम भी किया है, तो उसी के बारे में मेंशन किया गया जो एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। ईरान ने कहा है कि डिस्कशन कंटिन्यूअस है US के साथ में, बट अभी कंक्लूजन नहीं आया है, कोई कंक्लूड है वो नहीं हुआ है। और चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में है, US के साथ में लिटिल बिट जो पाकिस्तान के रिलेशन क्लोजर हुए हैं वेस्ट एशिया की वजह से, तो आप देखिए कि अब उन्होंने चाइना के साथ में इसको बैलेंस करने के लिए चाइना पाकिस्तान टाइज के बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे हुआ है, जिसको कि डेट चाइनीज़ लीडर के द्वारा प्रेज किया गया, कैसे बोथ रिलेशंस वो अनब्रेकेबल सिचुएशन में हैं, हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द ओशियन, काफ़ी बार ऐसे भी वर्ड से डिफाइन करते हैं कि इस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारा जो कश्मीर का एरिया है, हमारा जो कश्मीर है जो पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल किया गया है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स पाकिस्तान का जो कंट्रोल उनके द्वारा जो कंट्रोल किया गया है हमारे कश्मीर को, वहाँ से ये पास करता है। तो इंडिया का फर्स्ट ऑब्जेक्शन तो ये है। फिर ग्वादर पोर्ट को इसमें सेटअप किया गया था। ग्वादर पोर्ट आप देखिए कि हमारा जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के रूप से हम उसको देखते हैं कि हमारे इंडिया को एनसर्कल करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का जो थ्योरी है वो लाया गया है। काफ़ी बार आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के अगेंस्ट में आप देखिए कि आपने एक डायमंड का जो डायमंड नेकलेस का भी एक थ्योरी आपने सुना होगा।
डायमंड नेकलेस थ्योरी क्या है कि इंडिया भी काफ़ी सारे ऐसे नेवल बेसेस हैं उनको एक्सेसिबिलिटी करना चाहता है कि जिससे कि चाइना का ये एनसर्कल इंडिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का जो थ्योरी है उसको डील किया जा सके। चांगी जो पोर्ट है उसको हमने एक्सेसिबल किया है। डक्कम पोर्ट है जो कि ओमान के वहाँ पे है। तो ये कुछ कुछ इस तरीके से डिप्लोमेटिक वे के अंदर में ये टर्म यूज हैं वो हुआ करती हैं। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी